आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक में जिसका बड़ा यूज है, इनऑर्गेनिक में भी बहुत जगह इसका यूज है, और कहने के लिए फिजिकल में भी टॉपिक आता है, क्योंकि जो क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, इसमें कैटेगरी वाइज ये फिजिकल की क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। लेकिन आप देखेंगे कि इसका बड़ा यूज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, थियरी में भी है, और जो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ उसके भी एक पार्ट में इसका काफ़ी यूज है। इससे वाइवा पूछा जाता है, आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज पूछी जाती है सब। तो आप जाने, हम टॉपिक पे आते हैं सीधे कि डाइपोल मोमेंट किसको हम कहेंगे। डाइपोल मोमेंट में पहले ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें दो पोल होना जरूरी है। दो पोल तभी होगा जब उन दोनों एटम जिनसे बॉन्ड बना है उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तभी वो डाइपोल बनेगा। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज करेगा। आप जानते हैं, ये सब बात हमने आपको पढ़ा रखी है। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, और अब ये दो आपके पोल है, इसलिए नाम पड़ा है डाइपोल। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं कि किसी भी एक एटम पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज दूसरे एटम पे भी है। ये माइनस प्लस तो ये शो कर रहा है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी कम है, लेकिन जो अमाउंट है वो दोनों सेम है। इसलिए ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है, ये किसी एक एटम पे जो चार्ज है इनटू जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस है, उसको हम बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। तो चार्ज ऑफ वन एटम इनटू बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। और ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी जो यूनिट है वो डिबाई कहलाती है, उसको हम लोग डी से दिखाते हैं। और 1D जो है, 1D इज इक्वल टू 10 की पावर -8 ESU। तो एक डिबाई जो है वो 10 की पावर -8 ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इंटू सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो डिबाई आप देख रहे हैं ये इसकी यूनिट है। और हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स कि इसके अंदर अमाउंट भी है और डायरेक्शन, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ आर इम्पॉर्टेंट, बोथ आर कंसीडर्ड। और जो डाइपोल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, आप जानना है कि डाइपोल की दिशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी, और जिसको हम इस नोटेशन से दिखाएंगे। ये जो नोटेशन है इसमें जो एरो का जो माउथ है, टिप, ये किसकी तरफ होगा, ये एकदम फिक्स है, ये होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के। अगर आपके पास कोई सपोज कोई डाइपोल दिया हुआ है कि ए बी कोई बॉन्ड है, और आपको दे दिया गया है कि यस दिस इज द डाइपोल, इससे आप तुरंत जान जाएंगे कि बी एटम जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए एटम जो है वो उसकी तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है यही डिसाइड करेगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नहीं पोलर है। एज ए होल कोई भी बॉन्ड पोलर है कि नहीं पोलर है डाइपोल में, ये तो क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो पोलर होगा ही होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, इनमें डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो है, क्योंकि डाइपोल कोई बन ही नहीं रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो निश्चित रूप से डाइपोल मोमेंट आएगा। अब सवाल है कि किसी मॉलिक्यूल में तो तमाम बॉन्ड हैं, तो सब में टोटल डाइपोल मोमेंट कैसे आप निकालेंगे। तो टोटल डाइपोल मोमेंट, सारे डाइपोल मोमेंटों को हम लोग अलजेब्रिक क्या करेंगे, सम करेंगे। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए
वेक्टर जैसे सम होता है वही चीज़ यहाँ पर भी होगी कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होता जाएगा। और इसी से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है या नहीं पोलर है। अगर कोई डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे HCl है तब तो ये पोलर होगा ही होगा, इसका डाइपोल मोमेंट निश्चित रूप से ये जो म्यू आएगा वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये पोलर होगा ही होगा, और इस म्यू की वैल्यू ज्यों ज्यों बढ़ती जाएगी त्यों तो हम लोग कहेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा पोलर है। पोलरिटी डिसाइड इसी से होगी, म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पोलरिटी उतनी ज़्यादा होगी, म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी पोलरिटी उतनी कम होगी। अब सवाल है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज़ वेरी इजी, लेकिन अगर वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है या वो मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मोर देन 3, 4 इस तरह से मॉलिक्यूल है, तब जो डाइपोल मोमेंट आपका है वो आप कैसे जान पाएंगे। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको शो कर रहा हूँ कि पोलरिटी कैसे आप जान पाएंगे और इसका फिर यूज क्या होगा। जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपका ये आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है ना। दिस इज नामक्लेचर आप जानते हैं, इट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैराक्लोरोबेंजीन, दोनों ही बोल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ये आपको पता है, इसलिए यहाँ एक डाइपोल बनेगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक डाइपोल बनेगा। दोनों का अमाउंट सेम होगा, क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे सेम है, दोनों CCl बॉन्ड है, दोनों के चार्ज भी उसी तरह हैं, इसलिए अलजेब्रिक सम होने पे इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो ही ये 0 आ जाएगा तो ही जो मॉलिक्यूल है वो हो जाएगा नॉन पोलर। तो मॉलिक्यूल छोटा है या बड़ा है ये देख के आप, बड़ा मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट में आप उसको निकालेंगे, अगर आपको क्वांटिटेटिव निकालना है तब भी आप निकाल सकते हैं। 2 वेक्टर अगर आपके पास u और मान लीजिए 2 वेक्टर आपके पास हैं, एक u है एक v है, तो आप जानते हैं कि इनका रिजल्टेंट जो होता है वो अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2uv और cos थीटा होता है, ये आप जानते हैं। ये जो है ये दिस इज द थीटा, तो आप निकाल सकते हैं, जहाँ आपको ज़रूरत हो न्यूमेरिकल में वहाँ आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट, आई एम इंटरेस्टेड पर्टिकुलरली हियर कि अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया है और हमसे पूछा जाए, जो हम प्रैक्टिकल में भी कराते हैं, पार्ट 2 से ही शुरू हो जाता है, पार्ट 3 में, MSc में, प्रीवियस में, फाइनल में, चारों तरफ हम एक मिक्सचर देते हैं जिसमें एक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होता है, एक कंपाउंड वाटर नॉन सॉल्युबल होता है, और हम प्रैक्टिकल में बच्चों से पूछते हैं कि बताइए भाई कि ये जो कंपाउंड है वाटर सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज कि अगर आप किसी लेमैन से, किसी गांव के आदमी से पूछें कि ये हमारा कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, द आंसर इज़ वेरी इजी। उसका होगा कि मैं वाटर में घोल के देखता हूँ, अगर घुल गया है तो सॉल्युबल है और नहीं घुल गया है तो वो नॉन सॉल्युबल है। लेकिन उसको घोलना पड़ेगा, उसको कंपाउंड के नेचर के बारे में पता नहीं, सोडियम घोलेगा तो आग लग जाएगी, मर भी सकता है, विस्फोट हो जाएगा, उसकी एनर्जी लगेगी। तो थियोरेटिकल नॉलेज की ये ब्यूटी है कि बिना एक्सपेरिमेंट किए ही आप ये बताने में सक्षम हैं कि कंपाउंड हमारा घुलेगा वाटर में कि नहीं घुलेगा। और 2 कंपाउंड अगर दिए, 3 कंपाउंड दिए, तो ये भी आप बता सकते हैं कि किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी आप कई एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे। नाउ ये जो कंपाउंड है
ये नॉन पोलर है। इस नॉन पोलर के कारण हम लोग सॉल्युबिलिटी में ये चीज़ जानते हैं क्या, कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कि पोलर चीज़ पोलर में डिजॉल्व होगी, नॉन पोलर चीज़ है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगी। ये फिलॉसफी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तब ऐसे में वाटर के बारे में आप जानते हैं कि वाटर कैसा सॉल्वेंट है। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर के बारे में ऑलरेडी वी नो कि जो वाटर है इसका जो डाइपोल मोमेंट है म्यू जो है वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। तो वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है, और जब पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें पोलर चीज़ तो डिज़ोल्व होगी लेकिन नॉन पोलर चीज़ डिज़ोल्व नहीं होगी। इसका मतलब कि ये 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। और इसको अगर हम मान लीजिए कि एक क्लोरीन को यहाँ से हटा देते हैं, तब क्या होगा, तब एक क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और तब क्लोरोबेंजीन बनते ही इसका डाइपोल मोमेंट अब 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस डाइपोल को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा इसमें डाइपोल मौजूद नहीं है, और तब दैट म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। नो डाउट डाइपोल मोमेंट बहुत कम आएगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, अलग चीज़ है, लेकिन ये वाटर में नॉन सॉल्युबल होगा ये नहीं है। ये सॉल्युबल थोड़ी मात्रा में होगा, जबकि 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन पूरी तरह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस सॉल्युबिलिटी के ज्ञान से हम प्रैक्टिकल कराते हैं। जनरली ये क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं कि बताइए भाई ये कंपाउंड हमारा वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं इस डाइपोल मोमेंट के ज्ञान से। दूसरी चीज़ कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम इस डाइपोल मोमेंट से बता सकते हैं। सारा स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकते, सारा स्ट्रक्चर अगर बता देते तो दुनिया भर की स्पेक्ट्रोस्कोपी तमाम टेक्निक और फिर क्यों आती। एक लिमिट में, एक लिमिटेड नॉलेज में हम कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास ट्राई एटॉमिक है, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल तो लीनियर होगा ही होगा, क्योंकि दो चीज़ों से कोई एंगल तो बनेगा नहीं, तो लीनियर होगा। लेकिन अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सपोज जैसे H2O हमारे पास CO2 है, इनमें हम ये बता सकते हैं इस डाइपोल मोमेंट के नॉलेज पे कि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो लीनियर होगा या लीनियर नहीं होगा, इतना हम बता सकते हैं। आप कहेंगे कि पूरा स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे, इससे क्या फ़ायदा? फ़ायदा हुआ, इतनी नॉलेज हमारे लिए यूजफुल हो जाएगी। कोई आदमी है उसके बारे में जाए इनके साथ जाना, इतना ही बता दिया जाए कि भाई ये चोर डकैत गुंडा नहीं है। अब वो ज़्यादा हेल्पफुल है कि कम हेल्पफुल, अलग घटना होगी। कम से कम आपके साथ ये नॉलेज ही आपको मदद करेगी, भाई आपको लूटेगा नहीं, ठीक है, आपको रास्ते पर नाश्ता पानी कराते हुए एंजॉय नहीं कराएगा तो कम से कम साधारण से ले जाएगा। तो हर नॉलेज यूजफुल है। तो ऐसे में ये नॉलेज वेरी यूजफुल है कि स्ट्रक्चर के बारे में एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है कि अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो आप बता सकते हैं डाइपोल मोमेंट के आधार पे कि मॉलिक्यूल लीनियर होगा या नहीं लीनियर होगा। कैसे? अब देखिए कि जो CO2 मॉलिक्यूल है, ये CO2 मॉलिक्यूल हमारा ये होता है, हम जानते हैं, हम जानी हुई चीज़ को ही फिर रिवर्स करके आपको बताते हैं। और जो हमारा H2O है वो ये स्ट्रक्चर है। H2O में जो हाइब्रिडेशन है, बाकी चीज़ें उनसे पता हमें है कि ये जो एंगल है वो 104.5 डिग्री है, हमको पता है। अब आप देखिए अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें, यहाँ दो डाइपोल बन रहे हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ है, उतना ही यहाँ भी है। तो जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, अमाउंट एकदम सेम है। ऐसे में म्यू इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा हम जानते हैं, इसलिए एक डाइपोल यहाँ बन रहा है, एक डाइपोल यहाँ बन रहा है। ऐसे में दोनों डाइपोल कैंसिल नहीं हो, बल्कि कुछ न कुछ क्या है दे रहे हैं आपको। ऐसे में ये पता है कि म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को हम समराइज़ करते हैं
कि अगर आपके पास कोई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल में 3 एटम, और उसका अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो निश्चित रूप से वो मॉलिक्यूल लीनियर होगा, और डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से वो नॉन लीनियर होगा। उसका एंगल कितना होगा, क्या होगा, ये हम नहीं बता रहे हैं, हम एक लिमिटेड नॉलेज बता रहे हैं यहाँ पे कि लीनियर कब होगा और कब लीनियर नहीं होगा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इट इज़ वे गुड इंफॉर्मेशन थ्रू दिस डाइपोल मोमेंट यू आर एबल टू गिव द आंसर द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो। तो आपने डाइपोल मोमेंट से पोलरिटी बताया, आपने डाइपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकते हैं आप, हैं टेट्रा एटॉमिक का भी एग्जाम्पल है, मल्टी का भी एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट द सेकेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट you are able to give the some information regarding what structure. The third thing is कि डाइपोल मोमेंट से और हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग किसी बॉन्ड के आयनिक करैक्टर के बारे में बता सकते हैं, है ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। जैसे हमारा मान लीजिए कि ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, ये लोग तो 100% क्या है, नॉन आयनिक है, इनमें कोई आयन बन ही नहीं रहा है, इनमें कोई डाइपोल ही नहीं बन रहा है, तो ये तो 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, इनमें कोई भी आयनिक करैक्टर नहीं, ये लोग प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन अगर आप HCl के बारे में जानना चाहें तो HCl हमारा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बन रहा है, आप पता है, ये शेयरिंग से बन रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के डिफिनीशन में आ रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो इस क्लोरीन के नज़दीक हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है उसकी, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस क्लोरीन के नज़दीक है और इस हाइड्रोजन से दूर है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जितना नज़दीक आएगा कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, नेगेटिव, है ना, और जहाँ से दूर जाएगा वहाँ क्या चार्ज करेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कि इस HCl में कोवेलेंट बॉन्ड तो है, शेयरिंग से तो बना है, लेकिन इसके अंदर आयनिक करैक्टर है। अब वो आयनिक करैक्टर कितना है, 10% है, 20% है, 30%, कितना आयनिक करैक्टर है, इस बात को कौन बताएगा, इस बात को ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बताएगी म्यू। परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इज इक्वल टू जो आपके पास जो मॉलिक्यूल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कितना उसका आयनिक करैक्टर है, तो आप उसकी जो वैल्यू है, जैसे HCl है तो H पे कितना चार्ज एक्सपेरिमेंटली आपको पता हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी वो भी आपको दिया रहेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आपको डाइपोल मोमेंट आएगा थ्योरेटिकल, और जब आप मशीन में डाल के डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो आएगा एक्सपेरिमेंटल। तो आपका यहाँ पे म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल जो भी आएगा इन 200। तो आप देखेंगे, जहाँ तक मुझे याद है कि इसका 1.5 आता है, 6.5 यहाँ आता है, गुणा करते हैं तो डिवाइड करते हैं तो ये 1/4 आता है कुछ इस तरह से, और 100 से गुणा कर देंगे तो आपको करीब करीब 25% इस तरह से आपको आयनिक करैक्टर मिलेगा। तो बहुत आसान है कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर पता है, थ्योरेटिकल आप निकाल सकते हैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस है वो भी आपको दिया हुआ है, तो आप डाइपोल मोमेंट से ये जान सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड में आयनिक करैक्टर कितना है। ठीक है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो डाइपोल मोमेंट से आपने क्या क्या जाना, फिलहाल कि आप पोलरिटी के बारे में जान सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में जान सकते हैं, आप स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, आयनिक करैक्टर के बारे में जान सकते हैं, है ना, और भी कुछ चीज़ें जान सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो
वो सिस है या ट्रांस है ये भी जान सकते हैं। सिस ट्रांस कभी हम लोग जब जानेंगे, आप जानते भी हैं कि किसी भी डबल बॉन्ड में अगर देखें कि सिस का मतलब है कि उस डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप है और अपोजिट है तो ट्रांस है। तो एक एग्जांपल से आप ये देखें कि डाइपोल मोमेंट भी कुछ बता सकता है उसके बारे में, कि सपोज कि दिस इज योर कंपाउंड, नाउ दिस कंपाउंड इज सिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप है, तो इसको हम लोग सिस कहेंगे। नाम इसका है 1,2-A1A2 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो 1,2 डाइक्लोरोइथीन ये सिस है और ये हमारा ट्रांस है। ये Cl है और ये Cl है, ये H है और ये H है। तो ये किस फॉर्म में है? ये ट्रांस है। ट्रांस मीन्स अपोजिट। तो कभी हम लोग पढ़ेंगे जब पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री तो जानेंगे। यहाँ केवल इतना जानिए कि सिस कहते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या और भी बॉन्ड आएंगे कि जिनमें सेम ग्रुप सेम साइड में है और जिसमें कि सेम ग्रुप सेम साइड में नहीं, अपोजिट साइड में, तो उसको हम ट्रांस कहते हैं, इसको हम सिस कहते हैं। ठीक है। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट से कैसे आप मान लीजिए आपको ये दोनों कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तमाम इन्फॉर्मेशन है कि ये दोनों आइसोमर हैं। अब आपको दे दिया जाए कि ये दोनों आइसोमर एक ही कंपाउंड के हैं, आप बताइए कि इसमें कौन सिस है कौन ट्रांस है, बिना स्ट्रक्चर देखे। तो आप डाइपोल मोमेंट से बता सकते हैं। कैसे? कि यहाँ जो डाइपोल बन रहा है वो डाइपोल मोमेंट ये बन रहा है, और नो डाउट ये सेम साइड तो नहीं है, लेकिन 180 डिग्री नहीं है। 180 डिग्री होगा सेम अमाउंट तब न जाके कैंसिल होगा, अगर सेम अमाउंट नहीं तो कहाँ कैंसिल होगा। इट मीन्स कि इस सिस में आपको डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आप मशीन पे रखें, डाइपोल मोमेंट कुछ आ गया, तुरंत आप बोलेंगे सर ये हमारा सिस वाला है। और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आप देख रहे हैं कि ये एकदम 180 डिग्री है, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या आएगा जी। तो डाइपोल मोमेंट आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी, आपके सिस ट्रांस आइसोमर के बारे में भी बता दे रहा है कि अगर आपका डाइपोल मोमेंट कुछ आ रहा है, जैसे इस एग्जाम्पल में, तब वो सिस है, और अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो ट्रांस है। तो आप देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट कितना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, कितनी चीज़ों को बताता जा रहा है। सो दिस डाइपोल मोमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, जिसका हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को और बताएगा, आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डिटेल, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में आपको बता रहा हूँ कि डाइपोल मोमेंट हमारा क्या क्या बता सकता है। क्या क्या बता सकता है? अभी तक हमने आपको जो बताया कि ये पोलरिटी के बारे में बता सकता है, पोलरिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी के बारे में बता सकता है, स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बता सकता है, सिस ट्रांस आइसोमर के बारे में बता सकता है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँ, जो हो सकता है एग्जाम में कभी आ जाए, कि 2 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं। ये जनरली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल NH3 है, अमोनिया आप जानते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल NF3 है, H की जगह F आ गया है। ये पूछा जाता है जनरली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। स्ट्रक्चर हमें पता है कि जो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है, दोनों का ही जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और ये स्ट्रक्चर है NH3 का। ये बॉन्ड एंगल 160 डिग्री है, ये लोन पेयर है, ये NF3 है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है कि म्यू किसका ज़्यादा होगा। म्यू जनरली बच्चे इसका ज़्यादा बोलते हैं जनरली, लेकिन नहीं। ये जो NH3 है, आप देखें
कि इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, आपको ज्ञान है पीरियोडिक टेबल का। तब जो डाइपोल की दिशा है वो ये है, लोन पेयर हमेशा ऊपर की तरफ है। ओवरऑल देयर इज ए डाइपोल मोमेंट इज दिस, बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट ड्यू टू दिस लोन पेयर, this is this, but it is here this, because of fluorine has more electronegativity in comparison to the nitrogen. And there is a resultant, and that resultant is something different, not exactly same, but एक दूसरे से क्या होंगे, घटेंगे. So that is the reason कि mu NH3 will be more than mu NF3, and actually experimentally it is found that it is true. तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इस डाइपोल मोमेंट से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। पर्टिकुलरली ये जो सेपरेशन है, इसमें ज़रूर से बच्चे को तैयार रखना चाहिए कि जो सेपरेशन है थ्योरेटिकली कैसे हम जान पाएंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो वाटर सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है। सॉल्युबिलिटी के और सारे पैमाने आएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कुछ कुछ बताता है, लेकिन डाइपोल मोमेंट अगर है तो डाइपोल मोमेंट डिसाइड करेगा कि वो सॉल्युबल वाटर में होगा, कम या ज़्यादा होगा या एकदम नहीं होगा। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल से बताया है आपको कि अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो कंपाउंड नॉन पोलर है, तब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, वो बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इन लोगों में तो सॉल्युबल होगा, लेकिन पोलर चीज़ में सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। जनरली ये हम प्रैक्टिकल में देते भी हैं, हम 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन को और यूरिया को मिक्स करके दे दिए हैं और कहा जाएगा कि इसको आप आइडेंटिफाई करिए। तो यही है कि हम वाटर में दोनों मिक्सचर को क्या करेंगे, शेक करेंगे, यूरिया घुल जाएगी, उसको छान लेंगे, वाटर में आ जाएगा, उसको उड़ा देंगे बाद में तो सॉलिड वो भी आ जाएगा, और जो इनसॉल्युबल है वो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है, और फिर हम उसका एलिमेंट टेस्ट और फंक्शनल ग्रुप टेस्ट मेल्टिंग पॉइंट लेके दोनों ही कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर देंगे। वही आपका प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल 3rd ईयर बीएससी में भी है, एमएससी प्रीवियस में भी है। और इसमें जो वाइवा पूछा जाएगा, एग्जामिनर निश्चित रूप से वो पूछेगा आपसे कि आप बताइए कि बिना आप वाटर में घोले ही ये बताइए कि कौन कम घुलेगा, कौन ज़्यादा घुलेगा, कौन घुलेगा, कौन नहीं घुलेगा। ये सब बात आप थ्योरेटिकल नॉलेज के द्वारा बता सकते हैं, और वो कौन सी क्वांटिटी जो सब डिसाइड करेगी, जो आप पढ़ रही हैं आज, डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक कि लिमिटेड समय में आपको ये डाइपोल मोमेंट समझ में आया होगा। इससे आपको क्वेश्चन भी बीएससी 3rd ईयर के सिलेबस में है, एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। थैंक यू है, ओके।